अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ खदीजा फ़ारूक एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लॉ गैट का सिलेबस, जिसमें हम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर CPC 1908 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सेक्शन वाइज स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम ये बात करते हैं कि CPC के अंदर टोटल 158 सेक्शंस हैं, 51 ऑर्डर्स हैं और 11 पार्ट्स हैं। ऑर्डर्स के आगे डिफरेंट रूल्स होते हैं, हर ऑर्डर का डिफरेंट नंबर ऑफ़ रूल्स आते हैं उसके अंदर, तो वो हम साथ साथ देख लेंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट याद रखने की चीज़ है दैट इज़ इसकी एनेक्टमेंट कब हुई थी। 21 मार्च 1908 को इसकी एनेक्टमेंट हुई थी और 1 जनवरी 1909 को ये इन्फोर्स हुआ था। अब हम बात करते हैं इसके प्रीएम्बल की, जिसके अंदर वो हमें ये बताता है कि हम लोगों को सिविल कोर्ट्स के अंदर अपना कोर्ट्स ऑफ सिविल जुडिकेटर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, वहाँ पर जो भी प्रोसीजर या लॉ इस्तेमाल होना है ना, उसका तरीका बताता है ये। अब हम बात करते हैं अपने प्रिलिमिनरी से, यानी कि सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट। सबसे पहले तो ये कहता है कि इसका नाम है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, बट बहुत से बच्चे इसको कहते हैं सिविल प्रोसीजर कोड, और मतलब आप वो आगे पीछे कर देते हैं ना अल्फाज को, तो बेसिकली ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है। और मैंने बहुत से बच्चों को ये भी देखा है जो ऐसा कहते हैं कि CPC का लॉ, या फिर वो ये कहते हैं कि सिविल प्रोसीजर कोड लॉ या एक्ट, ऐसे लफ्ज़ बोलते हैं मतलब। अच्छा, उसके बाद हम लोगों को सेक्शन 1 ही बताता है कि ये 1 जनवरी 1909 को एनफोर्स हुआ था और ये पूरे पाकिस्तान पर लागू होता है। अब सेक्शन 1 ने हमें ये चीज़ बताई और आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, क्योंकि इनमें से एक ना एक MCQ ज़रूर आ जाता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मोस्ट चीज़ें हैं। अब मैंने स्टार्ट में एक चीज़ मिस कर दी, वहाँ पर आपके पास लिखा हुआ था एक्ट नंबर 5 ऑफ 1908। आप इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखें। एक्ट नंबर 5 यानी कि 1908 के अंदर जितने भी एक्ट्स जारी हुए थे या बने थे या पास हुए थे, उसके अंदर जो एक्ट नंबर 5 था वो था कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, यानी कि इससे पहले 4 एक्ट्स और आए थे उस साल के। ज़रूरी नहीं कि वो CPC के ही आए थे, वो किसी और लॉ के रेलेवेंट भी हो सकते हैं, लेकिन 5th नंबर पे जो आया था 1908 का, दैट वाज कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो ये एक चीज़ थी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन 2 के ऊपर, जो कि डील करता है डेफिनेशंस के साथ, और हम एक एक डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले वी हैव सब सेक्शन 1 जो कि बात करता है कोड। कोड इंक्लूड्स रूल्स। सिंपल सी बात है, आपने ये इसी तरह अपने जहन में रखनी है, क्योंकि पेपर में वो आपको कैसे पेपर दे सकता है, कोड इंक्लूड्स डैश। अब वो डैश के आगे लगा देगा लॉ, एक्ट्स, रूल्स, तो आपने बीच में से, आपने अगर तो पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि रूल्स है, तो आप रूल्स को सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट वन इज सेकंड डिक्री। अब अगर आप इसकी बेयर एक्ट लैंग्वेज को चेक करें तो वो कहता है कि डिक्री एक ऐसा फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है, यानी कि आप जो दो पार्टीज़ का झगड़ा था उस झगड़े को सॉल्व कराने के बाद उस एडजुडिकेशन का जो फॉर्मल एक्सप्रेशन है, जो कोर्ट बता रही है कंक्लूसिवली ये बताते हुए कि पार्टीज़ का राइट क्या है उस चीज़ के ऊपर, उस फैसले के ऊपर, यानी कि जो फैसला आ रहा है ना, फॉर्मल एक्सप्रेशन है, वो चीज़ ये बता रही है कि पार्टीज़ का राइट क्या है। इस चीज़ को हम डिक्री कहते हैं। अब आप बेहतर करें तो इसमें से कुछ वर्ड्स जो मैं बोलने लगी उनको हाईलाइट कर लें अपने बेयर एक्ट के ऊपर। फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन, उसके बाद वो बात कर रहा है कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट, फिर वो बात कर रहा है कंक्लूसिवली डिटर्मिन्स द राइट्स ऑफ द पार्टीज, उसके बाद वो बात कर रहा है मैटर्स इन कंट्रोवर्सी। अब यहाँ तक इसने जो बात की है ना, इन वर्ड्स को वो मिस करके तो आपको इसकी जगह पर या तो कोई और वर्ड्स दे सकता है और कहेगा कि आप बताएं इसमें से क्या है, तो आपको पता होगा अगर आपने इसको डिटेल में पढ़ा होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट बात है वो इसी के अंदर वो ये कर रहा है कि जो डिग्री होती है ना, ये प्रिलिमिनरी भी हो सकती है और ये फाइनल भी हो सकती है। आपने ये चीज़ भी याद रखनी है, जो कोई भी डिग्री होती है ना, ये प्रिलिमिनरी भी हो सकती है और ये फाइनल भी हो सकती है। उसके बाद वो ये कहता है नेक्स्ट लाइन के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि आपकी जो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है ना, दैट इज ऑल्सो अ डिक्री, उसको डिक्री ही माना जाएगा। अब इसके अंदर हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं रिजेक्शन ऑफ प्लेंट और रिटर्न ऑफ प्लेंट को। रिटर्न तो इस वजह से की जाती है कि आप इसको ठीक करके वापस लेकर आओ, लेकिन जो रिजेक्शन होती है ना, दैट इज डिक्री, कि भाई ये रिजेक्ट हो गई है, अब ये यहाँ पर नहीं आ सकती। उसके बाद वो कह रहा है कि हमारे पास डिक्री में क्या क्या चीज़ें आएंगी। अगर तो सेक्शन 144 के अंदर हमारे पास कोई भी चीज़ आती है, कोई फैसला आता है, वो डिक्री होगी। उसके अलावा अगर ऑर्डर 21 के अंदर उसके रूल 60, 98, 99
सेक्शन 101 और 103 के अंदर हमारे पास कोई चीज़ आती है तो वो फैसला भी डिक्री होगा। लेकिन उसके बाद वो बात कर रहे हैं कि इट शैल नॉट इंक्लूड, किस चीज़ को इंक्लूड नहीं करता, कोई भी एडजुडिकेशन, कोई भी ऐसा फैसला जो कि किसी अपील से आता है और वो अपील किसी ऑर्डर की अपील हो। उसके बाद कोई भी ऐसा फैसला जो कि डिसमिसल और इसके ऑर्डर के डिसमिसल से आ रहा हो तो वो चीज़ आपकी डिक्री नहीं होगी, यानी कि कोई ऑर्डर डिसमिस कर दिया है कोर्ट ने या फिर किसी ऑर्डर के ऊपर अपील चली गई है तो ये वो डिक्री नहीं बन जाएगी। अब नेक्स्ट वो बात कर रहा है एक्सप्लेनेशन के अंदर भी सिंपल के डिक्री प्रीलिमिनरी होती है और फाइनल होती है, और उसको उसने एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर तो फाइनल होती है ना, प्रीलिमिनरी होती है तब भी और फाइनल होती है तब भी, तो वो नीचे जाकर फिर पार्टली प्रीलिमिनरी और पार्टली फाइनल भी हो सकती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने सबसेक्शन 3 की तरफ, जो कि बात करता है डिग्री होल्डर के बारे में। अच्छा, जब भी डिग्री जारी होती है वो डिग्री 2 पार्टीज होती हैं, एक जिसने केस किया और दूसरा जिसके ऊपर केस हुआ है। अब कोर्ट फैसला देती है तो उन दोनों पार्टीज में से एक पार्टी के हक में फैसला जाता है और एक पार्टी के अगेंस्ट फैसला जाता है। तो जिस पार्टी के हक में फैसला जाता है उसको हम क्या कहेंगे, डिग्री होल्डर, और जिस पार्टी के अगेंस्ट फैसला जाएगा उसको हम कहेंगे जजमेंट डेटर। ये हो गई हमारी नेक्स्ट चीज़। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि किसके हक में जाएगा और किसके अगेंस्ट, उसको क्या कहेंगे। उसके बाद वी हैव सबसेक्शन 4 जो कि बात करता है डिस्ट्रिक्ट के बारे में। वो कहता है कि आप जो भी आपकी सिविल कोर्ट होगी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की, जहाँ पर उसकी लोकल लिमिट्स होंगी या उसकी जुरिस्डिक्शन होगी, वो उसका डिस्ट्रिक्ट होगा और वो केस जो भी होगा वो उसके अंदर ही चलेगा। जब भी आपने पढ़ा है कि सबसे पहले हमारे पास सिविल जजेस आते हैं, फिर हमारे पास सिविल जजेस के ऊपर मतलब वो जो हायरार्की पूरी चल रही होती है ना, उसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट पोर्शन है जहाँ पर हमारे पास डिस्ट्रिक्ट जज बैठता है जो पूरे डिस्ट्रिक्ट का होता है, वो इसके अंदर आएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सबसेक्शन 5 जो कि बात करता है फॉरेन कोर्ट के बारे में। फॉरेन कोर्ट मीन्स अ कोर्ट सिचुएटेड बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिमिट से बाहर है और पाकिस्तान की विच हैज़ नो अथॉरिटी इन पाकिस्तान। सबसे पहली चीज़ जो आपने याद रखनी है, बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं कि पाकिस्तान की अथॉरिटी है उनके ऊपर या नहीं, तो पाकिस्तान की कोई अथॉरिटी नहीं है और ना ही वो पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिश की गई हैं और ना ही वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो फेडरल गवर्नमेंट है उन्होंने इस्टेब्लिश की हुई हैं। तो कोई भी ऐसी कोर्ट जो कि फॉरेन कोर्ट है यानी कि पाकिस्तान की लिमिट से बाहर है और पाकिस्तान का उसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, ना ही वो पाकिस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट है उन्होंने उसको इस्टेब्लिश किया है। उसके बाद वी हैव सबसेक्शन 6 विच इज़ फॉरेन जजमेंट। फॉरेन जजमेंट का मतलब है जब भी कोई फॉरेन कोर्ट, वही जिसको हमने 5 में डिस्कस किया है, वो जब फॉरेन कोर्ट कोई जजमेंट देती है उसको हम फॉरेन जजमेंट बोलते हैं। उसके बाद वी हैव प्लीडर यानी कि गवर्नमेंट प्लीडर, जिसके अंदर वो बात कर रहा है कि कोई भी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी बंदे को अपॉइंट करती है ना टू प्लीड, यानी कि हम इसको वकील के तौर पर ही लेते हैं, सरकारी वकील कह लें आप। उसके बाद वी हैव जज। जज मीन्स द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ सिविल कोर्ट, यानी कि अदालत को प्रिजाइड करने वाला, हदायत देने वाला, हदायतकार, जज की डेफिनेशन की है। उसके बाद वी हैव जजमेंट। जजमेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो कि जज देता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और ऑर्डर। डिक्री या ऑर्डर को देखते हुए जो स्टेटमेंट देता है ना जज, उसको हम जजमेंट बोलते हैं। उसके बाद 10th पर जजमेंट डेटर, हमने ऊपर बात की थी डिक्री होल्डर के साथ जजमेंट डेटर की। डिक्री होल्डर वो होता है जिसके हक में फैसला होता है, डिक्री होती है जिसके हक में, और जजमेंट डेटर वो होता है जिसके अगेंस्ट डिक्री जारी होती है। उसके बाद वी हैव लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब इसके अंदर आपने कुछ वर्ड्स याद रखने, जिस तरह मैं आपको पीछे हाईलाइट करवा रही थी, यहाँ पर भी सबसे पहले तो इंटरमिडल्स। उसके बाद मतलब वो आपसे बात कर रहा है ना तो वो बीच में से अल्फाज काट देगा आपके गैट के पेपर के अंदर। मोस्टली ऐसे ही आता है कि सेंटेंस यही दिया जाता है, इसके अंदर से काट देते हैं एक लफ्ज़ और उसके नीचे आपको ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। अच्छा, अब किसी भी मरे हुए शख्स की प्रॉपर्टी को प्रेजेंट करने वाला जो शख्स होता है ना उसको हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, किसी डिसीज्ड की। उसके बाद वी हैव 12th विच इज़ मीन प्रॉफिट। मीन प्रॉफिट क्या होता है? किसी भी रॉन्गफुल पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी से आने वाला जो प्रॉफिट होता है ना उसको हम मीन प्रॉफिट बोलते हैं। इसके अंदर क्या चीज़ आती है कि आपकी प्रॉपर्टी किसी ने रॉन्गफुली अपने पास रखी हुई थी और वो उसके पास तो थी लेकिन उससे उस प्रॉपर्टी से वो किराया भी ले रहा था। अब वो रॉन्गफुल पोजेशन में है उसकी प्रॉपर्टी और उससे वो प्रॉफिट ले रहा है, वो किराया, तो वो मीन प्रॉफिट है। उसके बाद वी हैव 13th दैट इज़ मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि इसके अंदर मूवेबल प्रॉपर्टी आएगी, लेकिन इन्होंने CRPC आपको CPC के अकॉर्डिंग जो बताई हुई है ना वो बताई है इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स। अब ये MCQ आया हुआ था लास्ट टाइम। मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स
ग्रोइंग क्रॉप्स, उन्होंने दिया हुआ था मूवेबल प्रॉपर्टी को काटा हुआ था, डैश इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स। अब आप सोचेंगे इमूवेबल भी आ सकती है बिकॉज ये अर्थ के साथ अटैच्ड है, तो आपने याद रखना है कि मूवेबल प्रॉपर्टी है जो ग्रोइंग क्रॉप्स हैं। उसके बाद वी हैव ऑर्डर 14th पे। ऑर्डर भी वही बात कर रहा है जैसे उसने डिक्री के अंदर की थी, ये भी एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है किसी भी सिविल कोर्ट के डिसीजन का, जो कि फॉर्मल एक्सप्रेशन होगा उसको हम ऑर्डर कहेंगे, और हर ऑर्डर ज़रूरी नहीं है कि वो डिक्री हो, तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। उसके बाद 15th पे प्लीडर आता है। प्लीडर का मैंने पहले भी बताया, कोई भी ऐसा बंदा जो प्रेजेंट कर रहा होता है किसी दूसरे बंदे को, इसके अंदर मोस्टली एडवोकेट, वकील या अटॉर्नी आता है किसी भी हाई कोर्ट का। उसके बाद 16th पर हमारे पास आता है प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स, ये आपने इसी तरह याद रखना है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है याद रखने वाली। एंड नेक्स्ट विच इज़ 17th पब्लिक ऑफिसर। पब्लिक ऑफिसर क्या होता है, अब उन्होंने बताया हम लोगों को डिटेल में, एवरी जज, every person in the service of Pakistan, every commissioned या gazetted officer in military, naval और air forces of Pakistan, कोई भी ऐसा ऑफिसर किसी कोर्ट ऑफ जस्टिस का, कोई भी ऐसा बंदा जो कि ऑफिस होल्ड कर रहा है अपना गवर्नमेंट ऑफिस, उसके बाद कोई भी ऐसा बंदा जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर, मतलब उन्होंने ये सारी कैटेगरीज बता दी हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या आ रहा है। उसके बाद वी हैव 18th पर जिसके अंदर वो बात कर रहा है रूल्स। इसके अंदर तो उन्होंने टेंशन ही ख़त्म की हुई है ना, रूल्स मीन्स रूल्स, ठीक है। और बाकी उन्होंने बताया हुआ है कि उसके रेलेवेंट जो भी चीज़ है ना वो आपको फर्स्ट कैजुअल और सेक्शन 122 और 125 में बताई हुई हैं। उसके बाद 19th जो कि बात कर रहा है शेयर इन अ कॉरपोरेशन, जिसके अंदर वो कह रहा है कि ये आपके इसके अंदर स्टॉक्स आते हैं, डिबेंचर स्टॉक आते हैं, डिबेंचर और बॉन्ड्स आते हैं, ये सब चीज़ें आपकी शेयर इन कॉरपोरेशन में आती हैं। और फिर हमारे पास डेफिनेशन के अंदर लास्ट डेफिनेशन आती है विच इज़ द 20th डेफिनेशन, जो कि बात करता है साइंड। अब वो इसके अंदर कह रहा है साइंड, ये जो सिग्नेचर होंगे ना किसी भी जजमेंट या डिक्री को मद्देनज़र रखते हुए, उसके अंदर स्टैम्प जो होता है ना वो भी उसके अंदर ही शामिल होगा। साइंड इंक्लूड्स स्टैम्प्ड, ये चीज़ भी उसके साथ ही आएगी। अच्छा, अभी हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 3 को, जो कि बात करता है सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स के बारे में, जिसके अंदर वो ये कहता है हायरार्की की बात कर रहा है बेसिकली। वो कह रहा है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी वो सबऑर्डिनेट होगी हाई कोर्ट से, और जो आपकी सिविल कोर्ट होगी वो हर ग्रेड जो है ना उसके हिसाब से, सिविल कोर्ट ग्रेड 1 2 3, उसके बाद वो बात कर रहे हैं कि वो उसके नीचे होगी, यानी कि कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज़ जो हैं वो हाई कोर्ट के और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के दोनों के अंडर आएंगी। यहाँ तक उसने सेक्शन 3 को डिस्कस किया। उसके बाद वी हैव सेक्शन 4 जो कि बात करता है सेविंग्स। अब सेविंग्स का मतलब क्या है, ये वर्ड निकला, ये जो इन्होंने सेविंग्स का वर्ड निकाला है ना, आप लोग अक्सर बेयर एक्ट के अंदर पढ़ते होंगे डिफरेंट सेक्शंस या आर्टिकल्स के अंदर, सेव एज अदरवाइज, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर अब स्पेशल लॉ डील करेगा जनरल लॉ के साथ। तो इसके अंदर वो यही डिस्कस कर रहे हैं अपने पार्ट 1 के अंदर, और 2 के अंदर भी यही डिस्कस कर रहे हैं कि विदाउट एनी प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोपोजिशन, आपकी जो भी चीज़ होगी वो आप स्पेशल लॉ, जैसे कि अगर एक ही चीज़ के बारे में कहीं पर बताया गया है कि ये सब लोगों पर लागू होगा, लेकिन कोई स्पेशल लॉ है जो स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन के अंदर, स्पेसिफिक टेरिटरी के अंदर यहाँ पर ये लागू होगा, इस तरह से चेंज करके। अब कुछ लॉज होते हैं वो स्पेसिफिकली पंजाब के लिए होते हैं, तो वो पंजाब का स्पेशल लॉ होगा क्योंकि वो स्पेसिफिक टेरिटरी के लिए है। तो ऐसी कोई भी चीज़ अगर होगी तो वो हम यहाँ पर स्पेशल लॉ ओवर जनरल लॉ सेक्शन 4 के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद वी हैव सेक्शन 5 जिसके अंदर वो बात करता है एप्लीकेशन ऑफ द कोड टू रेवेन्यू कोर्ट्स। अगर स्पेशल लॉ में कोई प्रोविज़न ही मिसिंग हो, वहाँ गवर्नमेंट फिर ऑफिशियल गज़ट में डिक्लेयर करेगी कि ये चीज़ जिस जगह पर यहाँ पर CPC अप्लाई होगी या फिर यहाँ पर रेवेन्यू कोर्ट्स का मामला चलेगा। इस तरह का कुछ भी है तो वो इसके थ्रू होगा। और दूसरी चीज़ इसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि जो हम फैमिली कोर्ट्स और रेवेन्यू कोर्ट्स को CPC में नहीं लेकर आते, उसकी वजह भी यही है कि वो स्पेशल लॉज में आ जाता है, इसके अलग आ जाते हैं रेवेन्यू लॉज, फैमिली लॉज, तो इस वजह से हम उनको भी CPC के अंदर नहीं पढ़ते। और इस चीज़ को हमने पढ़ा भी अपना जुरिस्डिक्शन के अंदर कि हम उसको इसके अंदर क्यों नहीं पढ़ते, एक्सप्रेस प्रोविजंस में भी और अपने एम्प्लॉयड प्रोविजंस में भी। अब यहाँ पर भी वो यही कहता है कि रेवेन्यू कोर्ट जो होगी वो ऐसी कोर्ट होगी जिसकी जुरिस्डिक्शन होगी किसी भी लोकल लॉ के अंडर, कि वो जितने भी प्रोसीडिंग्स है रेलेवेंट टू रेंट, रेवेन्यू, प्रॉफिट्स ऑफ लैंड,
जो कि एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज़ की जाएंगी उनको डील करेगा, लेकिन इसके अंदर सिविल कोर्ट नहीं आएगी, उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में भी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर वो अलग चीज़ डिस्कस कर रहा है इसके लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्शन 6 जो कि डील करता है पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। पेक्यूनरी लफ्ज़ निकला है आपके मनी रिलेटेड चीज़ों से, यानी कि फाइनेंशियल चीज़ों से, पैसे से रेलेवेंट जो चीज़ है ना वो पेक्यूनरी के अंदर आता है। तो अब वो कह रहा है कि कोई भी कोर्ट अपनी पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन से बाहर केस नहीं सुन सकती, क्योंकि हर कोर्ट का डिसाइडेड होता है, उसकी जो भी केस होता है ना उसके सब्जेक्ट मैटर के रेलेवेंट उसकी अमाउंट और वैल्यू कितने का सूट है जो है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए उसकी पेक्यूनरी लिमिट से, जो उसकी ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन है। जैसे कि CJ1 है वो डील करता है अनलिमिटेड पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, CJ2 डील करता है अप टू 50 लाख्स और CJ3 डील करता है अप टू 5 लाख्स। इसके बाद सेक्शन 7 जो है वो ओमिट हो चुका हुआ है और सेक्शन 8 भी ओमिट हो चुका हुआ है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 9 के बारे में, जो मैं जुरिस्डिक्शन की बात कर रही थी वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सारा। गैट के हवाले से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई आ जाता होता है MCQ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक दफ़ा देख लें। सबसे पहले वो ये बात करता है कि जितनी भी कोर्ट्स है ना, ये सिविल कोर्ट्स, इनके पास ये इख्तियार है कि वो तमाम तर केसेस सुन सकते हैं, एक्सेप्ट यहाँ तक उसने बात की कि वो सुन सकते हैं, उनके पास ये जुरिस्डिक्शन है, उनके पास ये इख्तियार है टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ अ सिविल नेचर। लेकिन अब उन्होंने बात की कि एक्सेप्टिंग सूट्स कौन से जो है वो नहीं सुन सकते, ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस, अक्सर औकात ये कॉग्निजेंस का वर्ड वो हटा देते हैं। तो आपने ये वर्ड याद रखना है, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ड है जो आपको MCQ में पूछा जा सकता है और आपके जहन में नहीं आएगा उस टाइम पर। कोई भी ऐसा सूट जिसकी कॉग्निजेंस जो है ईदर एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली बार की गई है, तो अगर तो कोई भी एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार चीज़ मौजूद है ना, तो वो सूट आप नहीं सुन सकते। जैसे हमने डिस्कस किया रेवेन्यू कोर्ट्स को, या फिर हमने डिस्कस किया फैमिली कोर्ट्स को। इसके अलावा आपके पास क्रिमिनल कोर्ट्स भी तो आती है ना, कि क्रिमिनल केसेस आते हैं, वो भी तो आप सिविल में नहीं सुन सकते, एक्सप्रेस बार है उनके ऊपर। तो बाकी के जितने भी केसेस है ना सिविल नेचर के, वो सिविल कोर्ट्स सुन सकती हैं, क्योंकि उनको हक दिया है सेक्शन 9 ने। उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन 10, यानी कि स्टे ऑफ सूट, जिसको हम रेस सब जुडाइस भी बोलते हैं। इसके अंदर सबसे पहले वो ये बात करता है कि नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट, यानी कि कोई भी कोर्ट जो है वो इस तरह के सूट का ट्रायल नहीं चलाएगी। अब वो किस तरह का सूट है? सबसे पहले तो कोई भी ऐसा सूट जो कि ऑलरेडी सेम मैटर इन इशू के ऊपर, सेम पार्टीज़ के दरमियान, सेम टाइटल के साथ सेम सूट जो है ना वो पेंडिंग है किसी ना किसी कोर्ट के अंदर, आप दोबारा से उसी मैटर इन इशू के ऊपर, सेम पार्टीज़ के साथ, सेम टाइटल के ऊपर किसी कोर्ट में जाकर वो केस नहीं कर सकते, क्योंकि पहले वाले केस का जो फैसला नहीं आया हुआ, तो वहाँ पर आपको स्टे लग जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी केस पेंडिंग है कोर्ट के अंदर। तो इसको हम कहते हैं स्टे ऑफ सूट या फिर रेस सब जुडाइस। अब हम बात करते हैं सेक्शन 11 की, जिसके अंदर रेस जुडिकाटा को डिस्कस करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो ये आपको जितना अच्छा इनका कॉन्सेप्ट होगा ना उतनी अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये आ जाते होते हैं। रेस जुडिकाटा रेस सब जुडाइस से मिलती जुलती चीज़ है, लेकिन इसके अंदर अगर फ़र्क है ना तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ का है कि स्टे ऑफ सूट वहाँ पर लगा था क्योंकि रेस सब जुडिकाटा के अंदर केस पेंडिंग था, लेकिन रेस जुडिकाटा के अंदर केस डिसाइड हो चुका हुआ है। आप सेम मैटर इन इशू के ऊपर, सेम टाइटल के साथ, सेम पार्टीज़ के अंदर आप किसी कोर्ट के अंदर एक फ़ैसला करवा चुके हो। एक मैटर जो है, एक कंट्रोवर्सी थी, एक झगड़ा था, वो झगड़ा सॉल्व हो गया है कोर्ट के अंदर, कोर्ट ने फैसला दे दिया है ए के हक में। अब बी जाकर दोबारा से किसी और कोर्ट के अंदर वो केस नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। वो चाहे तो अपील में जा सकता है, लेकिन दोबारा से उसके ऊपर केस नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द कोर्ट है। तो वहाँ पर रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। तो ये हमारे पास था सेक्शन 10 और ये हमारे पास था सेक्शन 11। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 12 को। अब सेक्शन 12 का ये काम है कि वो बार लगा देगा प्लेंटिफ के ऊपर कि वो कोई भी बंदा इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता, फर्दर कोई भी सूट नहीं फाइल कर सकता। अब यहाँ पर ये MCQ आया था 2025 के गैट के अंदर कि वेयर अ डैश इज़ प्रिक्लूड बाय रूल्स फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग अ फर्दर सूट। अब आप वहाँ पर किसको सोचेंगे? आप सोचेंगे कि क्या प्लेंटिफ
या डिफेंडेंट या पार्टीज क्या होगा। तो आपने इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है। वेयर अ प्लेंटिफ इज प्रिक्लूड बाय रूल्स फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग अ फर्दर सूट, मतलब कि प्लेंटिफ पे बार लगा रहे हैं वो कि वो फर्दर केस नहीं कर सकता। और प्लेंटिफ तो कोई भी बंदा हो सकता है, जिसने केस करना है वो प्लेंटिफ ही होगा। तो वो बात कर रहे हैं कि किसी भी पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर अगर उसको ये कह दिया जाए कि तुम केस नहीं कर सकते, तुम्हारे ऊपर किसी ना किसी किस्म का बार है, तो वो सेक्शन 12 के अंदर आएगा। अब उन्होंने कुछ बार्स को भी डिस्कस किया अंडर सेक्शन 12 का सब सेक्शन 2, जिसके अंदर वो ये बात कर रहा है। आपने पढ़ा होगा 12(2) की एप्लीकेशन। वो 12(2) की एप्लीकेशन इसी के अंदर होती है। जब कोई भी फाइनल जजमेंट या डिग्री पास हो जाती है या ऑर्डर आ जाता है, तो फिर वो क्या करते हैं, वो एक सेपरेट सूट फाइल करने की बजाय ना एप्लीकेशन देते हैं 12(2) की, और वो इसके अंदर होती है। अब हम इसको पढ़ते हैं कि ये 12(2) की एप्लीकेशन होती क्या है। इसको वैसे असल इजी अल्फाज में कहते हैं कैंसलेशन ऑफ डिग्री, ऑर्डर या जजमेंट। अब कैसे कैंसिल कराते हैं उसको, अगर तो आपको लगता है ना कि किसी भी जजमेंट, डिग्री या ऑर्डर की जो वैलिडिटी है, आपको लगता है कि ये वैलिड नहीं है, आप उसको चैलेंज करते हो। व्हेन अ पर्सन चैलेंजेस द वैलिडिटी ऑफ अ जजमेंट, डिग्री और ऑर्डर, आपने उसको चैलेंज किया, और वो चैलेंज करने की ग्राउंड क्या होगी, या तो आप कहोगे कि ये इसके अंदर फ्रॉड था, मिसरिप्रेजेंटेशन थी, या जुरिस्डिक्शन नहीं थी। आप ऐसा कहोगे तो आप कोर्ट को एक एप्लीकेशन दोगे और कोर्ट से कहोगे कि ये जो जजमेंट है ना, ये वैलिड नहीं है, मैं चैलेंज करता हूँ इसकी वैलिडिटी को ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, या फिर इसकी जुरिस्डिक्शन नहीं थी, वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन, जिसकी बिना पर इसको कैंसिल किया जाए। तो यहाँ पर आपको ये भी पता चलेगा कि आप कैंसलेशन के लिए एक अलग सूट फाइल नहीं करोगे, आप एक एप्लीकेशन दोगे। आपको 12(2) की एप्लीकेशन और ये जो पूरी स्टेटमेंट है, ये पढ़ने से अंदाज़ा होगा। अगर यहाँ तक आप सारी स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हो ना, तो आपका CPC का ये पोर्शन तो सिर्फ इस वीडियो को ही सुनने से कवर हो जाएगा। बात करते हैं सेक्शन 15 की, जो कि अब यहाँ से डील कर रहा है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में। सबसे पहले वो कहता है सेक्शन 15 के अंदर कि आप कोई भी केस करोगे तो वो आप किस कोर्ट में करोगे। आपके पास एक सिविल नेचर का केस है, आपने वो लेकर जाना है, तो आप कहते हो मैं हाई कोर्ट में ले जाता हूँ। नहीं, सेक्शन 15 कहता है कि आप उसको लोएस्ट ग्रेड कम्पिटेंट टू ट्राई इट, उस कोर्ट के पास लेकर जाओगे जो कम्पिटेंट होगी उस केस को सुनने के लिए, और वो लोएस्ट ग्रेड की होगी। यानी कि आपने सीधा हाई कोर्ट में नहीं जाना, आपके पास उतने ज़्यादा चांसेस होंगे। सबसे छोटी कोर्ट, फिर उससे ऊपर वाली, फिर उससे ऊपर, इस तरह आपके पास ज़्यादा चांसेस आएंगे अपील करने के। और ऊपर हायर जुडिशरी के पास बर्डन भी नहीं होगा। इस तरह तो हर बंदा हायर जुडिशरी के पास चला जाएगा। उसके बाद वी हैव सेक्शन 16, जो कि बात करता है सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट। अब जहाँ पर सब्जेक्ट मैटर होगा ना, उसके अकॉर्डिंगली किन किन केस सूट्स जो है ना उनको हम कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास आता है, हम इसके अंदर कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। अगर तो हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें ना, अगर तो आपने कोई रेंट रिकवर करवाना है, प्रॉफिट रिकवर करवाना है, पार्टीशन करवानी है, आपने मॉर्गेज करवानी है, आपने फोरक्लोजर करवाना है, रिडेम्पशन करवाना है, आपने कोई कंपनसेशन लेनी है, इन सब सूरतों के अंदर अगर तो ऑनरशिप का मामला है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की ऑनरशिप का मामला है, उसका कोई डिस्प्यूट है, तो आप वहाँ पर केस करोगे जहाँ पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। और अगर तो मॉर्गेज है, फोरक्लोजर है, रिडेम्पशन है, तो आप वहाँ पर केस करोगे जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन यानी कि डिस्प्यूट जो है वो लाई करता है, जहाँ पर वो मौजूद है वहाँ पर आप केस करोगे। उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन, इसकी एक्सप्लेनेशन में वो एक बात करता है, वो कहता है प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन पाकिस्तान। ये उन प्रॉपर्टी के रेलेवेंट आपकी सारी बात चल रही है जो कि पाकिस्तान में मौजूद है। उसके बाद सेक्शन 17 की बात करता है, जो ये कहता है सोर्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन जुरिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। अब एक डिस्प्यूट अराइज हुआ है और वो जो लैंड है ना, वो ए कोर्ट के भी जुरिस्डिक्शन में आती है और बी कोर्ट के भी जुरिस्डिक्शन में आती है। तो आप उसको कहाँ लेकर जाओगे? आप उसको ए कोर्ट में भी लेकर जा सकते हो और बी कोर्ट में भी लेकर जा सकते हो, क्योंकि वो उन दोनों की जुरिस्डिक्शन में आ रही है। उसके बाद सेक्शन 18 कहता है कि ठीक है, वहाँ पर तो आपको पता चल गया कि दो जगह पर जुरिस्डिक्शन आ रही थी। अब ऐसा कोई केस अगर आ जाता है जहाँ पर जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट जो है उसकी लोकल लिमिट जो है वो टोटली अनसर्टन है, प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स आर अनसर्टन, आपको पता ही नहीं है कि आपका जो केस है
ये किसी जुरिस्डिक्शन में लाए करता भी है या नहीं, आप इसको कहाँ लेकर जाओ। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आती तो आप किसी भी कोर्ट में उसको लेकर जा सकते हो और उसको जाकर आप कोर्ट को कहोगे कि मुझे इसका तायुन कर दो कि मेरी जुरिस्डिक्शन कहाँ है। और अगर कोर्ट भी उस चीज़ का तायुन नहीं कर पाती, पता ही नहीं लगता, अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है उसके अंदर, तो फिर क्या होगा, वो जिस कोर्ट के पास जाएगा वही कोर्ट उसको सुन सकती है और वही कोर्ट उसके ऊपर फैसला भी कर सकती है। वो गलत नहीं माना जाएगा क्योंकि वो अनसर्टन था ना, और उसकी लोकल लिमिट्स का पता ही नहीं है, उसकी जुरिस्डिक्शन का पता ही नहीं है कि ये कहाँ पर केस फाइल करना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन 19 जो कि बात करता है सूट्स फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग्स टू पर्सन और मूवेबल्स। अब यहाँ पर वो मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है और दूसरा अगर किसी बंदे के साथ कुछ गलत हो गया उसके बारे में बात कर रहा है। यानी कि बंदे के साथ कैसे गलत हो गया, किसी की मूवेबल प्रॉपर्टी या पर्सन के साथ अगर गलत हुआ, कोई ऐसा डिस्प्यूट है जो कि असॉल्ट या बैटरी, आपको किसी ने धमकी दी है या आपको किसी ने थप्पड़ मार दिया या आपको कोई वैसे मार कर चला गया, तो आपने इस तरह के डिस्प्यूट को सिविल केसेस के अंदर कहाँ पर उसकी जुरिस्डिक्शन देखनी है, कहाँ पर आप उसको फाइल करोगे। इसके अंदर आपने 3 चीज़ें मद्देनज़र रखनी है। सबसे पहले आप ये देखोगे कि कॉज ऑफ एक्शन जो है, जो मसला है वो कहाँ पर हुआ था, यानी कि रॉन्ग कमिट कहाँ पर हुआ है। फिर आपने ये देखना है कि वो जो डिफेंडेंट है वो कहाँ पर रहता है, और तीसरी चीज़ अगर वो वहाँ मौजूद नहीं है तो वो रह कहाँ रहा है। और उसके बाद लास्ट चीज़ जो है आपने ये देखना है कि अगर वो डिफेंडेंट यहाँ मौजूद नहीं है तो क्या वो काम कहाँ करता है, वो बिज़नेस कहाँ करता है या वो जॉब कहाँ करता है। तो आप उस जगह पर चले जाओगे जहाँ पर वो मौजूद है। उसके बाद सेक्शन 20 भी बात करता है अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स और कॉज ऑफ एक्शन अराइज। कोई भी ऐसा सूट जो आप वहाँ पर करोगे जहाँ पर डिफेंडेंट रहता है आपका, या फिर कॉज ऑफ एक्शन जहाँ पर आपका अराइज हुआ है। वही बात जैसे हमने पहले कही कि अगर कोई भी ऐसा सूट है, इसके अलावा भी और कोई सूट है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली कहाँ जाओगे, जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन है, जहाँ पर रॉन्ग कमिट हुआ है, जहाँ पर डिफेंडेंट रहता है, या फिर जहाँ पर डिफेंडेंट अपना बिजनेस कैरी करता है या अपनी जॉब करता है। सेक्शन 47 डील करता है क्वेश्चंस टू बी डिटर्मिन्ड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिक्री। अब हमारे लिए सबसे पहले तो समझना ये ज़रूरी है कि एक कोर्ट वो होती है जो फैसला करती है, एक कोर्ट वो होती है जो उस डिक्री को एग्जीक्यूट करवाती है। ये दोनों कोर्ट्स सेम भी हो सकती हैं और ये दोनों कोर्ट्स अलग अलग भी हो सकती हैं। ये डिपेंड कर रहा होता है उस कोर्ट के ऊपर जो कोर्ट फैसला कर रही होती है, कि वो किसी और कोर्ट की जिम्मेदारी लगा दे कि आप इस डिक्री को एग्जीक्यूट करा दें, या फिर वो खुद ही उस डिक्री को एग्जीक्यूट कर दे। अब जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट होती है वो किन किन चीज़ों का तयन कर सकती है बिटवीन द पार्टीज़ या फिर उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ना उनसे। सबसे पहले तो वो रिलेटेड टू एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, रिलेटेड टू डिस्चार्ज ऑफ डिक्री एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ डिक्री, इन 3 चीज़ों के ऊपर बात कर सकती है। अगर तो किसी पार्टी को ये सवाल है ना कि वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट से कहे कि हमारी इन तीनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ को देख दें या सही कर दें, तो वो सेपरेट सूट नहीं करेंगे जिसे हमने पीछे डिस्कस किया था, वो एक एप्लीकेशन ही देंगे इसके अंदर भी सेक्शन 47 के अंडर। अब यहाँ पर वो एक और बात कर रहे हैं कि अगर इस सारे प्रोसेस के अंदर कोई एक्स्ट्रा एडिशनल कोर्ट फीस की ज़रूरत होगी ना, तो कोर्ट वो भी डिमांड कर सकती है और पार्टीज़ को वो पे करनी पड़ेगी। अब इसके अंदर वो ये तीसरी बात कर रहे हैं कि कोर्ट डिसाइड करेगी कि इस तरह के किसी भी सिचुएशन के अंदर कौन सी पार्टी जो है ना, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पार्टी जो है ना, वो इसका हिस्सा होगी सारे प्रोसीजर का। अब एक्सप्लेनेशन में वो एक बात करते हैं कि एक प्लेंटिफ जो केस का हिस्सा था और एक डिफेंडेंट जो जिसके अगेंस्ट केस था, ये दोनों पार्टीज़ जो है ना, यही पार्टीज़ टू द सूट होंगी। उसके बाद वी हैव सेक्शन 75 जो कि बात करता है पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशन। अच्छा, अब आप इशू कर रहे हैं कमीशन को, यानी कि एक थर्ड न्यूट्रल पर्सन को किन किन चीज़ों के लिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQ बनता है क्योंकि इनमें से एक कोई भी पॉइंट वो हटा देता है। जैसे कि पिछली दफ़ा एक आया हुआ था टू एग्ज़ामिन एनी पर्सन, तो वहाँ पर बहुत से बच्चे क्या कर रहे थे कि आप इशू करेंगे कमीशन को टू एग्ज़ामिन एनी विटनेस। उन्होंने MCQ में दिया हुआ था पर्सन, विटनेस, डिफेंडेंट, प्लेंटिफ, तो बच्चों ने विटनेस को किया था जबकि वहाँ पर पर्सन आना था। तो आप लोकल कमीशन को इशू कर सकते हैं ताकि वो किसी भी पर्सन को एग्ज़ामिन कर सके, लोकल इन्वेस्टिगेशन कर सके, अकाउंट्स को एडजस्ट कर सके और एग्ज़ामिन कर सके। और चौथा, पार्टीशन जो है उसको पार्टीशन करवा सके किसी भी 2 पार्टीज़ के बीच अगर कोई मसला आ रहा है। तो ये सेक्शन 75 इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन, ये रिपीट हो जाता होता है। उसके बाद वी आर मूविंग टूवर्ड्स अपील्स
सेक्शन 96 अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अपील के बारे में ऑब्वियसली। अच्छा, एक चीज़ जो समझनी बहुत ज़रूरी है, सेक्शन 96 और सेक्शन 104, क्योंकि सेक्शन 96 से लेकर 104 तक हमारे पास चलते हैं अपील के सेक्शंस। तो यहाँ पर 96 और 104 सिर्फ ये दो सेक्शन है, सेंटर वाले सेक्शंस नहीं है। तो हम यहाँ पर ये चीज़ नोट करेंगे कि इन सेक्शंस में से ओरिजिनल डिक्री के अगेंस्ट अपील जो 96 में है वो क्या कहती है, और ऑर्डर के अगेंस्ट जो अपील है वो 104 में क्या कहती है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है समझने के लिए। सबसे पहले तो वो ये कह रहा है कि अगर कोई भी अदालत अपनी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए कोई डिक्री पास करती है तो उसके अगेंस्ट अपील हो सकती है। दूसरी बात वो ये कर रहा है कि कोई भी अपील ओरिजिनल डिक्री के अगेंस्ट हो सकती है जहाँ पर कोई भी एक्स पार्टी डिक्री जारी हुई है। और तीसरी वो बात कर रहा है कि कहाँ पर अपील नहीं हो सकती, अगर तो दोनों पार्टी की कंसेंट से कोई डिक्री पास हुई है ना, मैंने और किसी और पार्टी ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम निगोशिएट करते हैं और हम आपस में कंसेंट से ना कंसेंट डिक्री पास करवा लेते हैं, और मैं बाद में चली जाऊं कि मुझे अपील चाहिए, तो अपील नहीं हो सकती। कोर्ट कहेगी कि आपने कंसेंट अपनी देकर निगोशिएट किया था दोनों पार्टीज़ ने, तो आपकी मर्ज़ी से ये फैसला आया था, तो यहाँ पर कोई अपील नहीं लाया करती। तो सेक्शन 96 हमें ये कहता है। अब मूव करते हैं सेक्शन 104 की तरफ, जो कि ये बात करता है कि अगर किसी ऑर्डर के अगेंस्ट अपील होता है तो तब क्या होगा। इसमें उन्होंने हमें चंद एक ऑर्डर्स बताए हैं जिनके अगेंस्ट अपील हो सकती है। ऑर्डर अंडर सेक्शन 35A यानी कि कंपनसेटरी कॉस्ट्स, ऑर्डर अंडर सेक्शन 47 यानी कि ऑर्डर पास्ड बाय एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, ऑर्डर अंडर सेक्शन 95, इसके अंदर भी सब चीज़ें आती हैं, कंपनसेटरी अरेस्ट, अटैचमेंट, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। उसके बाद इन्होंने डिस्कस नहीं किया हुआ बट यहाँ पर 91, 92 भी आते हैं। उसके बाद वो ये भी क्लियर कर रहे हैं कि जो उन्होंने 95 वाला सारा बताया ना, वहाँ पर हो तो रही है अपील, लेकिन वहाँ पर अपील तब होगी जब अरेस्ट या डिटेंशन ना हुई हो उसकी एग्जीक्यूशन के अंदर। उसके बाद वो बात कर रहा है कि प्रोवाइज़ो के अंदर कि कोई भी अपील जो है वो क्लॉज एफ के अंदर हमने डिस्कस किया था सेक्शन 35A यानी कि कंपनसेटरी कॉस्ट को, तो वहाँ पर आप अपील नहीं कर सकते। क्या ग्राउंड है जब आप अपील नहीं कर सकते? अगर तो 35A में आपके ऊपर कंपनसेशन लगी है, कंपनसेटरी कॉस्ट आई हैं आपके ऊपर, और आप जाकर कहते हो कि मुझे ये पैसे कम कर दें, और वो पैसे ऑलरेडी बहुत लेस अमाउंट में है, तो वहाँ पर आप अपील नहीं कर सकते इस चीज़ के ऊपर। अब दूसरी चीज़ जो मद्देनज़र रखने की है वो ये है कि ऑर्डर्स के अगेंस्ट सिर्फ एक ही अपील होती है, दूसरी अपील नहीं होती। बट सेक्शन 96 के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो हम फर्स्ट अपील पढ़ते हैं, सेकंड अपील पढ़ते हैं, लेकिन ऑर्डर्स के अंदर सिर्फ एक अपील होती है, उसके बाद अपील नहीं होती। तो वो ये बात करें, नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर पास्ड इन अपील अंडर दिस सेक्शन। इसके बाद वी हैव सेक्शन 115 जो कि बात करता है रिवीजन के बारे में। अब आपने रिवीजन और रिव्यू में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि रिव्यू सेम कोर्ट के पास होता है और रिवीजन जो होती है ये हायर कोर्ट में होती है। तो फिर रिवीजन में और अपील में क्या डिफरेंस हुआ? जहाँ पर अपील लाए नहीं करती वहाँ पर रिवीजन होती है, ये चीज़ याद रखनी है। और कहाँ कहाँ रिवीजन होती है? जहाँ पर जुरिस्डिक्शन ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं हुई या जहाँ पर जुरिस्डिक्शन जो है वो गलत इस्तेमाल हो गई है, या फिर जहाँ पर कोई इलीगल मटेरियल आ गया बीच में या इरेगुलरिटी आ गई है। तो इस तरह की जो भी जगह है ना, टू हैव एक्सरसाइज्ड, अगर तो किसी कोर्ट ने जुरिस्डिक्शन गलत इस्तेमाल कर लिया, एक्सरसाइज्ड जुरिस्डिक्शन नॉट वेस्टेड इन इट बाय लॉ ने उसको वो जुरिस्डिक्शन नहीं दी, वो इस्तेमाल कर लिया है, हैव फेल्ड टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन सो वेस्टेड, जो उसको जुरिस्डिक्शन दिया वो गलत तरीके से इस्तेमाल कर लिया, वो फेल हो गया उसको इस्तेमाल करने में, या फिर उसको इलीगली या कोई इरेगुलरिटी आ गई या कोई ऐसा मैटर आ गया बीच में। इसके बाद वी हैव सेक्शन 151 जो कि डील करता है इनहेरेंट पावर्स के साथ, सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट। ये मेरे ख्याल में सबसे मज़े का सेक्शन है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल से सेक्शन है और इसके अंदर वो बता रहा है साथ में कि अगर तो कोई भी ऐसी चीज़ आ जाती है ना जहाँ पर लॉ ने कुछ बताया नहीं हुआ, तो वहाँ पर इनहेरेंट पावर्स कोर्ट अपनी यूज़ कर सकती है इन केस अगर तो ये ज़रूरत है फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस और टू प्रिवेंट एब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट। ये दो अल्फाज आपने याद रखने हैं, क्योंकि इस सेक्शन में से यही दो वर्ड्स जो है ना वो कट करके देता है और यही रिपीट होते हैं। तो इट वॉज सेक्शन 151।